हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है अल्टरनेटिंग करंट की, उसके दो चैप्टर या फिर दो टॉपिक हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो हो चुके हैं। जिसमें एक में हमने आपको एवरेज और आरएमएस निकालना सिखाया और दूसरे टॉपिक में हमने शुरुआत कर दी थी सर्किट थ्योरी की, जिसमें हमने आपको रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव जो रजिस्टेंसिव लोड है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, ये हमने आपको सिखाया। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम और आज देखते हैं कि सर्किट थ्योरी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स हमारे पास में अवेलेबल है, यानी कि लोड के बारे में हमने आपको बताया था कि वो एलिमेंट, सर्किट का वो एलिमेंट जो करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था कि लोड रजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। ऑल्दो पैरेलल में जो कनेक्शंस हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, हम उसे केवल सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्किट थ्योरी जो है वो रन करता है और इसी कड़ी में हम आज चलते हैं हमारे अगले टॉपिक यानी कि प्योर इंडक्टिव लोड की तरफ। दोस्तों, सर्किट थ्योरी में सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्योर इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें कुछ इस तरीके का आपके पास में सीन रहेगा जिसमें हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास में सिंगल फेज जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे वो थी हमारी V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें देखना है कि लोड में करंट कितनी फ्लो होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। पहले हम आपको इंडक्टेंस के बारे में बता दें दोस्तों। इंडक्टेंस जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को, या साधारण भाषा में अगर हम कहें तो चुंबक की तरह यह व्यवहार करती है। और जिस तरीके से चुंबक फोर्स लगाता है, मैग्नेट फोर्स लगाता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक तरीके से बनाया गया, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाया गया चुंबक है या मैग्नेट है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह ये काम करती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि ये करंट में चेंज का अपोज करती है, अपोजेस द चेंज इन करंट थ्रू इट। अपने अंदर से जाने वाले करंट में चेंज अगर होगा, कांस्टेंट करंट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समय के हिसाब से करंट को चेंज करना चाहेंगे और जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट में होता है तो ये उसका अपोज करती है। अपोज की फॉर्म में ये क्या करती है दोस्तों, यहाँ जो डेवलप होने वाला जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, इवन बराबर है एल के। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी करंट आप देंगे फ्लक्स उतना डेवलप होता जाएगा। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टिव कोएफिशिएंट एल इसको बैलेंस करता है। बात करें फैराडे लॉ की तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ये जब भी अपने अक्रॉस फैराडे लॉ क्या कहता है कि E इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी है।
माइनस कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अप्लाइड का अपोजिट होता है, इसलिए लगाया गया है, जो कि लेंजेस लॉ के द्वारा दिया गया था। और अदरवाइज ये कहता है कि अगर आप फ्लक्स में बदलाव करेंगे समय के साथ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब अगर आप करंट में यहाँ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये एसी करंट होगी, तो डेफिनेटली फ्लक्स भी चेंज होगा। जब करंट चेंज होगी तो उससे जन्म हुआ फ्लक्स भी बदलाव का पात्र होगा। और जब बदलाव का पात्र होगा, यहाँ पे मैं फाइल एल आई रख देता हूं, तो एल जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा एल डी आई बाय डी टी। यानी कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू है एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, अब हमें हमारे पास में अगर हम बात करें अप्लाइड वोल्टेज की, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ई इंड्यूस्ड वोल्टेज है, और हमारे पास में अगर अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ई की जगह हम माइनस वी लिख सकते हैं, तो वी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, या इसको थोड़ा आप आगे देख लेना, अभी तक केवल इतना देख लीजिए आप कि E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है। अब हमें यहाँ करंट चाहिए, तो हम तो करंट से रिलेशन देखेंगे, तो करंट यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। करंट के लिए क्या करेंगे हम, E अपॉन एल, अपॉन में गया, माइनस लिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया आपका डी टी, और ये हो गया आपका डी आई, और आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, ई अपॉन एल माइनस में डी टी। तो ये आपका वैल्यू आ गया है दोस्तों, कि अगर आपको करंट निकालनी है, अब यहाँ रख देते हैं हम माइनस ई की जगह हम वी रख देते हैं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप इसको यहाँ पर वी डी टी अपॉन एल रख सकते हैं। अब यहां से हम लेते हैं इसको यहाँ पर, आई की वैल्यू है, अगर आपको आई चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 1 अपॉन एल वी डी टी। अब v जो है वो हमारे पास में है, यहाँ से रखेंगे हम, तो 1 अपॉन एल, वी की जगह आ गया वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन वी एम अपॉन एल बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी माइनस में, ठीक है। और इसको जब हम पुट करेंगे दोस्तों, क्योंकि साइन यहाँ ये कॉस में है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए दोस्तों, कि वी एम अपॉन एल जो है, वी एम अपॉन एल, अच्छा इसमें अभी पूरा नहीं हुआ है, ओमेगा भी आएगा, ठीक है। ओमेगा साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होगा 1 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इसके साथ आएगा, ठीक है। अब वी एम अपॉन एल को हम लिख सकते हैं, वी एम अपॉन ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं आई एम, वेयर ओमेगा एल जो है वो आपका एक तरीके से बिहेव करता है रेजिस्टिव नेचर की तरह, नॉट इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस बट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर आप देखें आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। अब यहाँ आर का रोल ओमेगा एल प्ले कर रहा है, तो हम इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे एक नया नाम देंगे जिसे हम कहते हैं एक्सेल। इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हीट जनरेट करता है, जो कि ये नहीं करता है, ठीक है। व्यवहारिक मतलब मैथमेटिकली ये है, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज रेजिस्टेंस की तरह नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाता है आई एम पीक वैल्यू साइन ऑफ, अब हमें कंपेयर करना है इसको वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज में साइन है जबकि यहाँ कॉस है, तो हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि 90 डिग्री जो है वो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज करता है।
तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इसके लिए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इसका फंक्शन निकल के आएगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है जो कि हम तलाश कर रहे थे करंट के। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को 1 और 2 को, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अगर हम, तो हमें मिलता है दोस्तों क्या, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या किया है, cos ओमेगा टी की जगह हमने इसमें sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू रख दी। ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक माइनस और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल है। और हमने साइन में चेंज इसलिए किया है ताकि हम जब कंपेयर करें तो हम देख सकें। अब देखो कंपेयरिंग 1 एंड 2, वी सी कौन आगे है कौन पीछे है, समझ आ रहा है कुछ, अभी समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो मैं हटा रहा हूँ, यहाँ हम इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम जो हमने लास्ट टाइम बनाया था वही बनाना जा रहे हैं। तो यहाँ से देखने पर आपको लगेगा ये आपकी वेव फॉर्म हो गई वोल्टेज की, ठीक है, साइन को फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट भी साइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे है। पीछे क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है लेकिन यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो यानी कि 90 डिग्री पीछे चल रहा है। दोस्तों पीछे का मतलब होता है, पीछे वो चलता है जो बाद में आता है। ये हमने आपको बताया था कि ये है फेज, और इसी को कन्वर्ट किया जाता है टाइम में। अगर कोई आदमी आपके बाद में क्लास, जैसे क्लास में हम एंटर कर रहे हैं, कोई मेरे बाद में एंटर किया है तो वो डेफिनेटली मेरे पीछे रहेगा। यानी कि अगर वोल्टेज जो है वो 0 डिग्री पर आ रही है किसी पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर करंट जो है वो पाई बाई 2 डिग्री बाद आएगी। यानी कि करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा। ओमेगा टी जब इसका मैक्सिमम है वोल्टेज का, तो करंट का मिनिमम है। जब करंट का वोल्टेज का मिनिमम है तो करंट का मैक्सिमम है। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो वेवफॉर्म हमने बनाया है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 डिग्री पीछे चलती है। तो कंपेयरिंग 1 and 2 we see get that current is lagging by an angle pi by 2 with the corresponding voltage। अपने अक्रॉस लगाए गए वोल्टेज से जो करंट होती है वो 90 डिग्री पीछे चलती है, यानी कि बाद में आती है, ठीक है। यानी कि अगर फेजर डायग्राम की हम बात करें, फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो कैसा हो जाएगा। फेजर डायग्राम को देखें अगर आप, तो अगर हम वोल्टेज को लेते हैं रेफरेंस, तो करंट जो है वो बाद में या पीछे, जो एंटी क्लॉक, जो क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो पीछे कहे जाते हैं। यहाँ एंगल जो है वो इस तरीके से तो पीछे चलता है और इस तरीके से आगे चलता है। तो करंट की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाई 2 पीछे। ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। बात करें पावर की, तो यहाँ पर एक साथ कर लेंगे। पावर की बात हम अभी नहीं करते हैं, अभी प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी हम आपको करा देते हैं और फिर एक साथ हम इन दोनों के पावर की बात करेंगे। रेजिस्टेंस की बात भी उसी के साथ हो जाएगी।
तो ये है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें हमने देखा, याद करने की बात कौन सी है, केवल ये। इसमें सोचने की बात केवल ये है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, यानी कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है, उससे पीछे चलती है। ये बात इसमें ध्यान में रखने की है। और फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में लिख के दिया है कि फेजर डायग्राम पे आपको फोकस करना है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरफ। दोस्तों प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है उसमें आपका इंडक्टेंस है, उसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ लोड जो है वो चेंज होगा। देख लीजिए चेंज किस तरीके से हो रहा है। केवल मैं चेंजेस जो है उसको आपको नोटिफाई करा रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कैपेसिटेंस की तरीका समझा सकूं। मैं इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी दूसरा बनेगा। ठीक है, बात करते हैं हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखिए प्योर कैपेसिटेंस में क्या हो रहा है दोस्तों। अगर आप कैपेसिटेंस की देखें तो यहाँ आप जब वोल्टेज लगाते हैं किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, ध्यान से देखना, रिवाइज करवा रहे हैं, ये चीजें हम बता चुके हैं। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जब आप वोल्टेज लगाते हैं तो उसके कैपेसिटर पे डेवलप होने वाला जो चार्ज होता है, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज डेवलप होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो डेवलप होने वाला जो चार्ज है वो लगाए गए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। पहले हम आपको एक चीज बता दें कि ये है क्या, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और ये अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, अपोजेस चेंज इन वोल्टेज। जिस तरीके से इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और करंट में चेंज को अपोज करता है, उसी तरीके से जो आपका वोल्टेज जो कैपेसिटर है वो आपका चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जब आप वोल्टेज लगाते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस तो डेवलप होने वाला चार्ज उस पे लगाए गए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कैपेसिटेंस जो है वो एज ए कांस्टेंट आता है। बात करें करंट की तो हमें इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ताकि करंट आ जाए। तो ये हो गया आपका dq अपॉन dt इक्वल टू c dv बाय dt, और इसको कहते हैं करंट। तो I इक्वल टू सी dv बाय dt, और यही हमको चाहिए, v हमारे पास है। तो यहां से शुरू करते हैं हम हमारा डेरिवेशन। अब देखना क्या क्या चेंज हो रहा है। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। ये पूरा ही हम हटा देते हैं ताकि आप पूरा ही देख पाए इसको। ये इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, कंपेरिजन हम बना के रखते हैं क्योंकि ये हमें करना ही है। तो अब देखिए I इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू रख दीजिए सी डी, वी की वैल्यू है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ कैपेसिटर लगा दीजिए। ठीक है, अपॉन डी टी सी साइन वी एम एज इट इज आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का
ओमेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब इसको अगर हम करें कंपेयर आई एम से, तो आई एम होता है आपका V अपॉन आर। ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आई एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी एम, और इसको हम 1 अपॉन ओमेगा सी से कन्वर्ट करेंगे। एक ही चीज है, इसको अगर हम वी एम ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं वी एम 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आई एम को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आई इक्वल टू आई एम 1 अपॉन, अच्छा ये अगेन आपको दिख रहा है आई इक्वल टू वी अपॉन आर की तरह। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम कहते हैं दोस्तों एक्स सी, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव reactance. Again, this behave like a resistance, but not exactly, only for the mathematical purpose. Looks like a resistance, but it does not behave like a resistance. It will not heat up the system. It will create its own function, which I have already cleared to you कि ये बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो IM आ गया है आपका आई एम कॉस। अगेन कॉस आ रहा है तो साइन में चेंज करेंगे दोस्तों, इस बार प्लस है तो ये आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, मैथमेटिकली आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। ऑल्दो आप एक ज्यादा मैथमेटिक्स में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस आएगा, और ये हो गया आपका, इससे कंपेयर करें हम 2 से, तो comparing 1 and 2 we see that current is now leading, आगे है, आगे, लैगिंग का मतलब पीछे, आगे समय में आगे, यानी कि पहले चल दिया है। कोई भी क्वांटिटी आगे तभी रहेगी जब वो पहले चल देगी। इसको हम हटा रहे हैं दोस्तों। ये हो गया आपका वेव फॉर्म। अगर हम इसकी बनाना चाहें तो ये बन गई आपकी वेव फॉर्म। इससे पाई बाई 2 पहले करंट को चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, और ये ओमेगा टी। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेफरेंस, यानी कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर करंट को देखूं तो करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री से आगे रहेगी। ओके, तो ये बन गया आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव लोड जो है वो किस तरीके का बिहेव करता है, याद करने की बात है केवल ये, जिसमें कि कहा गया है कि करंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज से आगे रहती है। ठीक है, तो ये था आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पावर। ठीक है, अब पावर को देख लीजिए, पावर की क्या रोल चल रहा है। इसको हम हटा के केवल, चलो पूरे हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, नोट आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे। ठीक है, तो नोट जरूर करें। सबसे पहली बात आप ध्यान रखें दोस्तों कि इसको आप एज ए एंटरटेनमेंट ना देखें, क्योंकि एंटरटेनमेंट हम कोशिश करते हैं इसको, लेकिन स्टडी अपने जगह है दोस्तों। इसको आपको दिमाग के थ्रू आपके दिमाग में बिठाना पड़ता है। तो ऐसे ना देखें कि बस इसको ऐसे आप शौकिया देख रहे हैं। इसको आप राइट करें, लिखें आप, जिससे क्या है आपका दिमाग और हाथ जो है वो दोनों एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करेंगे, और आसान होगा आपके लिए चीज़ें याद रखना और लिखना जब इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए हमारा सुझाव, सलाह, मशवरा, जिसको आप माने या ना माने। एक्चुअली में तो आपको मानना चाहिए, लेकिन
इट इज अप टू यू हाउ मच यू फॉलो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं टीचर्स को, ठीक है, और कई बार बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, तो ये है आपका पावर के बारे में हम बता रहे थे, एसी पावर इन एसी सर्किट। डीसी में पावर आपकी थी वी आई, सोचने की जरूरत नहीं थी, वी भी फिक्स था, आई भी फिक्स था, लेकिन यहाँ पर तो के सी दूसरा है। पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई की वैल्यू हो जाएगी आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। प्लस या माइनस दोनों में से एक फाई ले लीजिए, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट अगर हम मान लीजिए हम उसका डेरिवेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, और अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन करने हैं तो आपको डेरिवेशन से कोई मतलब ही नहीं है, रिजल्ट याद रखिए। तो मैथमेटिक्स के अलावा हम फोकस करेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल आउटपुट पे। तो वैसे हम आपको बता दें कैसे होगा ये, इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है। एवरेज वैल्यू के बारे में हमने आपको बता रखा है कि P डी टी अपॉन 0 से t तक और 1 अपॉन टी तक आप करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू दे देगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका v और यहाँ आ जाएगा आपका i, यानी कि इस पूरे का एवरेज आपको लेना है, ठीक है। तो जो वैल्यू आती है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके का आएगा, वी एम आई एम, तो एक तरफ आ गए साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ आप कर लीजिए साइन सी इंटू साइन डी का कर लीजिए फॉर्मूला, या फिर साइन ए माइनस बी का लगा लीजिए फॉर्मूला, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इंडिविजुअली उनको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आपका बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बनेगा आपका, और यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका 1/t रहेगा, और प्लस इसमें भी साइन ओमेगा टी, मतलब ये जीरो हो जाएगा इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे, 1/t यहाँ कर दीजिए, ठीक है, 1/t यहाँ कर दीजिए 0 से t, ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका साइन फाई और साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो हमने आपको बताया था ओवर ए कंप्लीट साइकिल, अगर साइन ये तो कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी, टी पे डिपेंडेंस के वाले फंक्शन का ही आप इंटीग्रेशन करेंगे, साइन फाई से कोई मतलब नहीं है। तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हो जाती है 1/2। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी एम आई एम अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं वी एम, और यहाँ आएगा आपका cos फाई, सॉरी cos फाई भी आएगा यहाँ पे, वी एम आई एम cos ऑफ फाई, ठीक है, वी एम अपॉन √2 आई एम अपॉन √2 cos ऑफ फाइव। इसे कुछ विशेष तरीके से रखा जाएगा ताकि हमें जो फार्मूला याद है पुराने जमाने से, जो हमें फार्मूला याद था एडिशन की वजह से, डीसी की वजह से हमें जो फार्मूला याद था वी आई, वो उससे मैच कर जाए। था भाई फार्मूला तो ये है वी एम आई एम कॉस ऑफ 5/2, लेकिन क्योंकि हमने इसको डीसी इक्विवेलेंट में चेंज कर लिया है तो अब फार्मूला हमारा हो जाएगा एवरेज पावर इन एसी का वी आर एम एस, इसको हम कहते हैं वी आर एम एस, इसको कहते हैं आई आर एम एस, और कॉस ऑफ 5। तो ये आपका पावर होता है एसी सर्किट्स में, इसको हम कहते हैं एक्टिव पावर। क्या कहते हैं? एक्टिव, रियल या वाट पावर, इसका
वॉट में मेजर किया जाता है। तो एक्टिव पावर या रियल पावर ही लिख लीजिए आप। तो एक और पावर होती है जो कि Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ये आप केवल याद कर लीजिए कि रिएक्टिव पावर होती है Q इक्वल टू V RMS I RMS साइन ऑफ फाई। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव पावर, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, इसको कहते हैं रियल पावर, इसको कहते हैं इमेजिनरी पावर या वॉटलेस पावर। एक्चुअली ये पावर कंज्यूम नहीं होती है, ये पावर वो है जो कंज्यूम होगी। इसका हमको बिल देना पड़ता है। ये पावर सर्किट में हमेशा रहती है। सॉफ्टवेयर आप इसको मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में सर्किट में हमेशा रहती है, ये कंज्यूम नहीं होती। इस वजह से इसको हम बिल नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं इसको वॉटलेस पावर, डज नॉट प्रोवाइड बिल, है ना। तो इसको कह सकते हैं हम एक तरीके से वॉटलेस पावर। ठीक है, तो ये समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मेन चीज ये है, आपकी पावर की वैल्यू है आपकी VRMS IRMS, और ये ध्यान रखना ये लोड पे है। सोर्स की बात करें तो दोस्तों पावर डिलीवर कितनी हुई थी आपको, ये है सोर्स और ये है लोड। यहां की पावर है VRMS IRMS cos फाई, और यहाँ की पावर है VRMS IRMS। ये पावर यहाँ से डिलीवर्ड हुई है और ये पावर यहाँ पे कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो ये है आपका पावर का सीन पूरा का पूरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ ये याद रखना कि cos फाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर, और इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। cos फाई जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, अभी आगे नेक्स्ट वाले में आ जाएगी, तो यहाँ तक रहने दीजिए। केवल इतना ही ध्यान में रखिए आप कि cos फाई जो है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। और ये क्या है कि पावर फैक्टर क्या है आपका, एक्चुअली में क्या है, तो एक्टिव पावर delivered to load out of total power supplied to the load। ठीक है, यानी कि VI cos फाई डिवाइडेड बाय VI, तो VI से VI कट गया, cos फाई बच गया। ये आपकी पावर है। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। इसमें हमने आपको बताया प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और पावर के बारे में। इसी पावर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते भी हैं। ठीक है, अब हम इनको रिलेट करेंगे किस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास में पहुंच रही है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ये ध्यान रखिए दोस्तों, रिवीजन ही एकमात्र तरीका है सक्सेस पाने का। एज मच यू विल रिवाइज, एज मच यू विल डिलीवर। थैंक यू फॉर टुडे।